हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कम्युनिटी बॉक्स आज 12 है दोस्तों। नए लोग जिनको पता नहीं है तो उनको बता दूं, लास्ट वीकेंड में हम कम्युनिटी टैब में जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उनका सही उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। आज तक मैंने जितने भी कम्युनिटी बॉक्स में या अपने कम्युनिटी टैब में जितने भी ऐसे एमसीक्यूज पूछे हैं आपसे दोस्तों, उनके सही उत्तर आपको कम्युनिटी बॉक्स वाली सीरीज में मिल जाएंगे। और ये कम्युनिटी बॉक्स वाली सभी वीडियोज़ आपको भाग 1 से लेकर आज 12 पार्ट है, तो ये सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे यूके जी के टेस्ट सीरीज में। आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है यूके जी के टेस्ट सीरीज, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखते हैं जो हमने पिछले हफ्ते के क्वेश्चन पूछे थे आपसे कम्युनिटी टैब में, उनके सही उत्तर क्या थे इस टॉपिक में हम देखेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन उसमें पूछा था मैंने, लास्ट वीक में था ये क्वेश्चन, कि गांधी जी ने किस स्थान पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को खादी प्रतिज्ञा के साथ खादी टोपी भेंट की थी। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी है, कहानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों सुनना, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, रोचक भी रहेगी कहानी। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी की बात करते हैं। कुमाऊं में गांधी जी कब आते हैं भैया? 1929 में आते हैं गांधी जी की कुमाऊं यात्रा, 1929। ठीक है, अब इसी 1929 गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी को बागेश्वर में निमंत्रण मिलता है। बागेश्वर में निमंत्रण कौन देता है? तो विक्टर मोहन जोशी इनको बुलाते हैं। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी क्यों बुलाते हैं भैया? तो विक्टर मोहन जोशी ने दोस्तों वहाँ पे एक भवन बनाया था जिसका नाम स्वराज मंदिर था। तो गांधी जी को वहाँ पे बुलाया गया स्वराज मंदिर का उद्घाटन करवाने के लिए। ठीक उसी समय दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली भी हमारी छुट्टी आए हुए थे, क्योंकि इसके अगले साल फिर पेशावर कांड हो जाएगा भैया। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को तो पेशावर कांड हो जाएगा फिर। तो 1929 में जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे हमारे, वो भी छुट्टी घर आए थे, सेना में थे ना वो, गढ़वाल राइफल्स में थे। कई बार क्वेश्चन भी बना है, रेजिमेंट पूछ लिए जाते, 2/18 गढ़वाल राइफल्स में थे हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली, तो ये भी घर आए हुए थे। अभी इनको पता चला भैया भारत के जो हमारे लीडर हैं, अभी बहुत बड़ा नाम था उसमें महात्मा गांधी, वो कुमाऊं की यात्रा पे आए हुए हैं। तो बागेश्वर में इनकी रैली थी, स्वराज मंदिर का उद्घाटन था, गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए थे, चंद्र सिंह गढ़वाली भी आ गए। अब चंद्र सिंह गढ़वाली वहाँ पे फौजी थे भैया, तो उन्होंने ऐसी वाली टोपी पहनी थी सिर में, ये देखिए ऐसी वाली गोल वाली फौजी टोपी होती है, जो हैट होता है ना, हैट हैट पहन के बैठे थे गढ़वाली भाई साहब हमारे। गांधी जी ने बोला भैया, अगर देखिए गांधी जी ने उनको बोला भैया ये सैनिकों से नहीं डरता मैं तो भाई खादी पहनता हूँ, अहिंसा के मार्ग पे चलता हूँ और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयासरत हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत मानते थे गांधी जी को, तो चंद्र सिंह गढ़वाली बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है बुड्ढे, अगर ये बुड्ढा मेरे को खादी की टोपी देगा तो मैं इसको धारण कर लूँगा। तो यहीं पर दोस्तों पहली बार गांधी जी खद्दर की टोपी देते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली को, और चंद्र सिंह गढ़वाली बोलते हैं उस टोपी को पहनते हुए, बुड्ढे मैं इसकी कीमत ज़रूर चुकाऊंगा। ठीक है, मतलब एक मजाक में बोलते हो, क्योंकि फौजी लोग आप देखते हैं आज भी, हम कुमाऊं गढ़वाल की धरती में देखते हैं तो फौजी लोग मुंह फट होते हैं, मतलब एकदम जो बोला जाता है जैसे हरियाणवी लैंग्वेज होती है, खड़ी लैंग्वेज, वैसे ही बोल देते हैं वो। तो यहाँ पे बोला था, मैं इस बुड्ढे के हाथ से टोपी लूँगा और मैं इस टोपी की कीमत जरूर चुकाऊंगा, ऐसा बोला था चंद्र सिंह गढ़वाली ने। और इसके बाद ही अगले साल दोस्तों पेशावर कांड होता है, और फिर चंद्र सिंह गढ़वाली के इसी कांड की वजह से पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है, अगर मुझे एक गढ़वाली और मिलता तो देश कब का आज़ाद हो जाता। ठीक है, तो पूरी कहानी शॉर्ट में मैंने आपको बता दी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागेश्वर। ठीक है, तो गांधी जी ने बागेश्वर में खादी टोपी दी थी किसको? चंद्र सिंह गढ़वाली को। ओके, हो गया भैया, दोनों की मीटिंग हो गई यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और बागेश्वर में गांधी जी ने, देखिए बागेश्वर का गांधी भी बोला था एक व्यक्ति को, दुर्गा प्रसाद शाह, ये भी नोट कर लो आप, दुर्गा प्रसाद शाह, बागेश्वर का गांधी क्यों बोला था भैया? दुर्गा प्रसाद शाह जो व्यक्ति थे दोस्तों, ये उस समय छोटे बच्चे थे और ये तिरंगा लेके दौड़ते हैं गांधी जी के मंच की तरफ जहाँ पे गांधी जी बैठे होंगे। तो गांधी जी ने देखा बच्चे को और तिरंगा हाथ में था, तो बोला ये बागेश्वर का गांधी है। भैया जो मन में आया बोल दिया उसमें। ठीक है, बड़े बड़े लीडर थे तो वो बातें इतिहास में प्रसिद्ध हो जाती हैं। तुंगनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है दोस्तों, इसके निकट ही ताल है देवरिया ताल। लगभग सभी लोगों ने 84% लोगों ने सही उत्तर दिया है, देवरिया ताल यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग था। उत्तराखंड में जो कोणधारी वन, कोणधारी का मतलब होता है जो कोण शंकुनुमा ऐसे कोणधारी वन होते हैं दोस्तों, ये ऐसे वाले पेड़ होते हैं ना, जो है ऐसे पेड़ों को कहा जाता है कोणधारी वन। ठीक है, तो इसमें देवदार भी आता है, स्प्रूस भी आता है, चीड़ भी आता है। अब यहाँ पे प्रमुख वृक्ष पूछा था, तो प्रमुख वृक्ष देख सकते हैं हम, या मेजॉरिटी देख सकते हैं किसकी होती है, पाइन ट्री की, यानी कि ऑप्शन सी सही था इसमें, चीड़ इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, प्रमुख पूछा गया है ना, चीड़ होगा। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हुए आई थिंक। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए वर्मा जी का पहला काव्य संकलन था निहार, और इसकी जो भूमिका लिखी थी दोस्तों वो लिखी थी
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। तो बहुत कम लोगों ने इसका सही उत्तर दिया दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, तो 1930 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने हमारे महादेवी वर्मा जी का जो प्रथम काव्य संकलन है निहार, ठीक है, निहार इसमें गलत हो रहा है, इसको भी सही करा है, निहार होगा, ये शुद्ध वर्तनी होगी इसकी, निहार। तो महादेवी जी का काव्य संग्रह निहार और इसकी भूमिका लिखी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने 1930 में। देखिए महादेवी वर्मा जी के उपनाम पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो इनको महादेवी वर्मा को दोस्तों हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक है, या हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। और आपको पता है महादेवी वर्मा जी को दोस्तों ज्ञानपीठ भी पुरस्कार प्राप्त है। और यामा काव्य संकलन था ना इनका, यामा जो काव्य संकलन था इसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नाम है, इनसे बहुत सी रचनाएं पूछी जाती है हर एग्जाम में। कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तराखंड की धरती में देखिए तो जो महत्वपूर्ण वन आंदोलन हुए, कुली बेगार आंदोलन हुआ दोस्तों, वो पर्सी विंडम के टाइम पे हुआ था। ठीक है, पी विंडम भी आ जाता है कई बार, पी विंडम, तो पर्सी विंडम इसका पूरा नाम, और इसी के टाइम पर दोस्तों कुली बेगार आंदोलन घटित हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यंग इटली की तर्ज पर छपने वाला राज्य का पत्र कौन सा था। ठीक है, तो यंग इटली दोस्तों आपको पता है, यंग इटली का संबंध है हमारा इटली से। ठीक है, तो वहाँ पे नवचेतना हेतु ये यंग इटली बनाया गया था, और यंग इटली को बनाने वाला व्यक्ति था मेजिनी। और इसी यंग इटली के तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड राज्य का पत्र छपा था, जिसका नाम था तरुण कुमाऊं, यानी कि ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर था, तरुण कुमाऊं, जो कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल के तत्वाधान में या संपादन में शुरू हुआ था। हालांकि ये ज़्यादा चल नहीं पाता है, क्योंकि 1922 में पत्र आता है और 23 में प्रांतीय काउंसिल के चुनाव होते हैं, वहाँ पे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी चयनित हो जाते हैं, तो फिर फंडिंग वगैरह भी नहीं होती और 1-2 साल में बंद हो जाता है पत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये मिलता है कि तरुण कुमाऊं जो पत्र था, ये यंग इटली के तर्ज पर छपने वाला राज्य का पत्र था। अगला क्वेश्चन है देखिए, जौनसारी महिलाओं द्वारा दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है देखिए, तो जौनसारी लोग दोस्तों दीपावली आपको पता है 1 महीने लेट मनाते हैं ये लोग। ठीक है, मुख्य दीपावली से 1 महीने बाद मनाते हैं, और दीपावली के अवसर पर दोस्तों ये अपने आंगन में भीमल नामक लकड़ी का हौला भी जलाते हैं। ठीक है, और डांस वगैरह भी करते हैं। अब देखिए इसी अवसर पर दोस्तों जौनसारी जो महिलाएं दीपावली के अवसर पर सैना गीत गाती हैं, ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, सैना गीत। आपको पता है दोस्तों जौनसारी समुदाय में जब लड़की की शादी नहीं होती, कुंवारी लड़की को क्या बुलाता है, ध्यानती। ठीक है, और उसके बाद जैसे उसकी शादी हो जाती है फिर उसको क्या बोलते हैं, रेयांती। ठीक है, तो ध्यानती रेयांती 2 शब्द है ना, तो विवाह पूर्व ध्यानती कहा जाता है, विवाह के बाद रेयांती कहा जाता है। तो रेयांती जब अपने मायके आते हैं दोस्तों दीपावली के टाइम पे, सभी रेयांतियाँ आपस में मिलती हैं और फिर उसके बाद गाना गाती है, बोलते कि क्यों हमारी शादी कर दी इतनी दूर, हम अब बिछड़ गए, हमारी दोस्ती बचपन से कितनी अच्छी थी, ये सो गानों में यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, और इसी गाने को सैना गीत कहते हैं जौनसारी समुदाय में। विलियम टेल ने किस वर्ष कोर्ट फी स्टाम्प जारी किए थे। देखिए रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और समुचित विकास में कार्यरत था उसमें विलियम टेल, क्योंकि भूमि बंदोबस्त कर रहा था एक तरफ। अंग्रेजों ने जो भूमि बंदोबस्त किए यहाँ पे विलियम टेल का उसमें सबसे प्रभावी नाम जाना जाता है, क्योंकि 7 भूमि बंदोबस्त किए इसने दोस्तों। और इसी का पहला भूमि बंदोबस्त था 1823 वाला, जिसको पंचशाला या 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, जिसमें पहली बार गाँव वालों को पता चला एग्जैक्टली कि मेरे पास कितनी ज़मीन है, क्या है। ठीक है, लगान का भी इसने रिकॉर्ड रखना शुरू किया था दोस्तों। और 1820 के टाइम पीरियड में इसने बोलो दोस्तों कोर्ट फी स्टाम्प जारी किए। ठीक है, कोर्ट के जो फी स्टाम्प होते हैं ना, इससे भी रेवेन्यू जनरेट होता, इसलिए किया ये काम इसने। तो 1820 में सही उत्तर था ऑप्शन सी 1820। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो नो डाउट इसमें 9 धाराएं हैं दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, बार बार संशोधित भी हुआ है, और इसमें प्रारंभ में 9 धाराएं थी। अलविदा कुमाऊं नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो अलविदा कुमाऊं किसने लिखी है ये। ठीक है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों अलविदा कुमाऊं नामक जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, वो L.L. वर्मा ने लिखी है। अलविदा कुमाऊं में दोस्तों गोरखों की जो है, गोरखों की कुमाऊं से वापसी को बताया गया है इसमें। गोरखे लोग जो उत्तराखंड की धरती से वापस जाते हैं ना, तो वो कहानी किस तरह से रही थी उसी पर आधारित एक उपन्यास है ये अलविदा कुमाऊं। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि L.L. वर्मा द्वारा रचित अलविदा कुमाऊं क्या है, यात्रा संस्मरण है, या इसके साथ साथ अन्य ऑप्शन डाल देगा। आपको याद रखना है उपन्यास है, नाटक है, कहानी है,
उपन्यास है, कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं होती हैं उनकी विधाएं भी पूछ ली जाती हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी राइटरों की विधाएं आप याद कर लो, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, बोलते हैं कि इतनी कैसे याद करेंगे। भैया उतनी याद नहीं करनी है आपको, कुछ कुछ जो विधाएं होती हैं इंपॉर्टेंट वो याद करनी है। जैसे जो फेमस हो जाता है या पॉपुलर था उस टाइम पे ज़्यादा, जैसे कि हमारा मन्नू भंडारी का पूछ लिया गया था आपका बंटी, तो आपका बंटी बहुत फेमस हुआ था, उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था, इसलिए पूछ लिया गया था कि किस विधा की रचना लास्ट एग्जाम में, तो वो उपन्यास है। ऐसे ही और भी पूछ लिया जाएगा, जैसे हमारा कुमाऊनी उपन्यास है क्या और कस्प है मनोहर श्याम जोशी जी के, वो पूछे जा सकते हैं। शैलेश मटियानी जी आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यास लिखते हैं वो, यानी कि आंचलिक उपन्यास उनके ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी रचनाएं याद करने की आवश्यकता नहीं है शैलेश मटियानी की, लेकिन उसके जो उनके जो हमारे आंचलिक उपन्यास है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आंचलिक साहित्यकार हैं वो। ऐसे ही इलाचंद्र जोशी की मैं बात करूँ तो मनोवैज्ञानिक साहित्यकार माना जाता है उनको, ठीक है, तो उनकी भी कुछ रचनाएं उपन्यास याद करना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा आपको एग्ज़ाम में देखिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी बुक्स पढ़ लें, कितनी स्टडी कर लें, कितना ही रात दिन एक कर लें, अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा आपको यहाँ पे मनन भी करना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के पशुचारक एवं उत्तराखंड के भूटांतिक किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के पशुचारक और उत्तराखंड के भूटांतिक, ये लिखा है दोस्तों चारंग महोदय ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। शिव प्रसाद डबराल चारंग जी की रचना है, ठीक है, इसका इनका उपनाम है चारंग। इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतीत के चलचित्र निम्न में से किसका रेखाचित्र है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी विधा पूछ ली गई है। अतीत के जो चलचित्र हैं ये रेखाचित्र की रचना है। अभी जो हमारी विधाएं होते हैं, लास्ट में एक आपको वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि रिपोर्टाज क्या होता है, ऐसे हमारा संस्मरण होता है, रेखाचित्र होता है, यात्रा वृत्तांत होता है, नाटक होता है, एकांकी होती है, निबंध होती है, साक्षात्कार भी होता है। अभी साक्षात्कार की भी रचनाएं हैं बहुत सी। तो अतीत के चलचित्र जो है रेखाचित्र है और ये महादेवी वर्मा का है, नो डाउट, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। ओम थानवी किया दोस्तों, देखिए ओम थानवी और महादेवी वर्मा के इस अतीत वाले में थोड़ा डाउट है। ओम थानवी जी की रचना है अतीत के पाँव, ठीक है, इसको थोड़ा याद रख लें आप। अतीत के पाँव, अतीत के पाँव जो रचना है वो ओम थानवी जी की है, लेकिन यहाँ पर अतीत के चलचित्र पूछा गया तो ये महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है। स्केच, रेखाचित्र मतलब स्केच, ठीक है। तो दोस्तों ये थे लास्ट वीकेंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किए दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं आप, और अच्छे से अपनी मेहनत करनी है दोस्तों। और साथ ही में जो बोल रहा हूँ अभी आपको, मैंने बोला कि सोशल अवेयरनेस और थोड़ा हमारी स्टडी रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि चीज़ों को कैलकुलेट करना, क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। केवल आंसर भर याद करने से कोई एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। हालांकि वन डे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं अगर आपका बाई डे लक है उस दिन, और तो आपका लक होगा तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होगा, चीज़ों को समझना आवश्यक होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।